हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिया के बारे में। चलिए देखते हैं क्रिया क्या होती है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। बात करते हैं क्रिया, यानी क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। किसी वाक्य में कर्ता यानी जो काम करने वाला होता है, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रिया के पद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी यानी जो उसकी मातृभाषा है वो संस्कृत है, तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। बात करते हैं क्रिया एक्चुअली में क्या होती है, तो किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। इसके मूल रूप की बात करें तो धातु, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु कहलाता है, और धातु में न जोड़ने से हिंदी में जो क्रिया के पद हैं वो बनते हैं। जैसे कि बात करें हम पढ़, पढ़ हमारा मूल धातु है और इसमें हम ना लगा देते हैं प्रत्यय, तो ये पढ़ना हो जाता है जो कि क्रिया कहलाती है। बात करते हैं परिभाषा की, तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि चलना, खाना, कुछ भी हम बोल सकते हैं, वो सारा हमारा जो भी काम हम करते हैं वो क्रिया के अंतर्गत आता है। बात करें क्रिया के भेद की, तो क्रिया के कई भेद हैं। चलिए देखते हैं, एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के फिर से दो भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। बात करते हैं संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। बात करते हैं काल के आधार पर, तो काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। चलिए इसको विस्तार से डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर जो होता है, क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किससे प्रभावित करता है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि स अर्थात सहित, अर्थात सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, मतलब कि जिसमें कर्म आ रहा हो। परिभाषा की बात करें तो जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, गीता सितार बजा रही है। अब हम ये कह सकते हैं कि जिसमें कर्म आए वो सारी क्रिया जो होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि इसको पहचानना होगा तो हम इसको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से पहचान सकते हैं कि अगर हमें उस वाक्य में क्या का प्रश्न करें और उसका आंसर हमें मिले तो वो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाए। जैसे अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा कि वो चित्र बना रहा है। गीता क्या बजा रही है, तो गीता सितार बजा रही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कौन सी क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया है और कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें एक कर्म होगा, तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे माँ अखबार पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही काम हो रहा है, यानी पढ़ने का काम हो रहा है, वो एक ही काम है, तो यहाँ पे एक कर्मक हो जाएगा। बात करें द्विकर्मक की, तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं। किसे सिखा रहे हैं, छात्रों को। तो यहाँ पे दो कर्म हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अकर्मक क्रिया की, तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यह हम ऐसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे आशा गाती है, तो अगर इसका हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि आशा क्या गाती है, तो आशा गाना गाती है, अगर ये होता तब ये सकर्मक होता। लेकिन यहाँ पे कुछ इसका सेंस नहीं निकल रहा है, आशा गाती है तो यहाँ पे कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन गाती है, कर्म यानी आशा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संरचना के आधार पर। तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किया जाने वाला भेद संरचना के आधार पर कहलाता है। इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 5। पहले बात करते हैं संयुक्त क्रिया की, तो जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक अर्थ रखने वाली भिन्न क्रिया हो, जैसे अतिथि आ गए स्वागत करो, इस वाक्य में आ गए मुख्य क्रिया है और स्वागत करो एक सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। अब बात करते हैं नाम धातु क्रिया की, तो नाम धातु यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु कहते हैं।
और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तो वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ हमारी बेसिकली संज्ञा होती है और इसमें जब हम एक वर्ड लगा देते हैं ना, अगर हम इसको ये लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, हथियाना, जो कि क्रिया हो जाएगी। सूखा विशेषण होता है, इसको अगर हम ना प्रत्यय लगा दें तो सुखाना एक क्रिया हो जाएगी, तो इसको नाम धातु क्रिया कहेंगे। बात करें अपना, अपना क्या होती है, सर्वनाम है और इसमें हम ना प्रत्यय लगा दिए तो ये क्या हो गया, अपनाना, तो ये क्या हो गई, नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया ये वो क्रिया होती है जिसमें कोई काम प्रेरणा से करवाया जा रहा हो, मतलब कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना संपादन करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, सरपंच यहाँ पे खुद तालाब नहीं बना रहे बल्कि वो बनवा रहा है, तो इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उसने तालाब का निर्माण करवाया, अतः यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्णकालिक क्रिया की। तो जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरे क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, यानी कि एक क्रिया दो क्रिया हो और एक क्रिया पहले संपन्न हुई हो तो वहाँ पे पूर्णकालिक क्रिया हो जाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। मूल धातु में हम क्या करते हैं, कर लगाने से इसका जो वर्ड हो वो पूर्णकालिक क्रिया के रूप में हम उसको बदल देते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, तो यहाँ पर बलवीर खेल पहले खेलेगा फिर पढ़ने बैठेगा, तो एक काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम होगा, तो यहाँ पे हमने कर प्रत्यय लगाया, खेल कर, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्णकालिक क्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं और एग्जाम्पल की। तो वह पढ़कर सो गया, तो यहाँ पे भी कर जो वर्ड आया इससे हम समझ सकते हैं कि ये पूर्ण काम पूरा हो चुका है, पढ़कर सो गया, तो यहाँ पे भी कौन सा क्रिया हो जाएगी, पूर्णकालिक क्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं इन वाक्यों में खेल कर यानी कि खेल मूल धातु में कर प्रत्यय लगाया और पढ़कर, पढ़ जो हमारा है वो मूल धातु है उसमें कर प्रत्यय लगाया, तो ये क्या आ गया, पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है, यानी जो तुरंत हुआ हो। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया घटित हो जाती है तथा धातु और धन ते से इस क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कि हम बोले कि पुलिस के आते ही चोर भाग गया, तो यहाँ पे ये तात्कालिक क्रिया कि पुलिस जैसे आई वैसे ही तुरंत तात्कालिक रूप से चोर भाग गया, तो आते तो जो यहाँ पे ते जो वर्ड हुआ यहाँ पे ये तात्कालिक क्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कृदंत क्रिया की। कृदंत क्रिया क्या होती है, तो क्रिया शब्दों में जुड़न वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, कृदंत क्रिया कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल हमारी मूल धातु की क्रिया है, इसमें हमने नाल लगाया तो चलना हो गया, ये क्या हो गया, हमारी कृदंत क्रिया। लिख है मूल धातु, इसमें मैंने नाल लगाया तो लिखना हो गया, लिखता, लिखकर, ये सारी कृदंत क्रिया हो गई। बात करते हैं काल के आधार पर। तो जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद होते हैं। जैसे कि हमारे काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वैसे ही क्रिया के आधार पर भी हो जाएंगे। तो भूतकाल क्रिया क्या होती है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि जो काम पूरी रूप से हो चुका हो, जैसे वह विदेश चला गया, उसमें बहुत सुंदर गीत गाया, तो ये हमारा काम पूर्ण हो चुका है, यानी भूतकाल में ही कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे भूतकालिक क्रिया हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमानकालिक क्रिया। तो क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो, वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है, यानी जो वर्तमान में प्रेजेंट में हो रहा हो। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये वर्तमानकालिक क्रिया हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं भविष्यकालिक क्रिया, यानी कि जो भविष्य में होगी, जिसका प्रेजेंट में कोई रोल नहीं है जबकि वो भविष्य में होगी। जैसे कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गर्मी छुट्टियों में, गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, अभी वो गई नहीं है जबकि वो जाएगी ऐसा वो प्लान कर रही है, तो ये काम भविष्य में होगा, तो जाएगी यहाँ पे जो हो गया ये भविष्यकालिक क्रिया होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो ये भविष्यकालिक क्रिया होगी क्योंकि यहाँ पे हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट बात बता रहे हैं कि ये काम भविष्य में होगा, तो जो काम भविष्य में होगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, भविष्यकालिक क्रिया हो जाएगी। आशा करते हैं आपको अच्छे